स्टूडेंट, दक्षिण भारत के इतिहास के इस चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कण्व और शुंग राजवंश की, और हमने देखा था कि किस तरह से इन राजवंशों का हत्याओं द्वारा विनाश हुआ। इसके संदर्भ में जो प्रमुख स्रोत थे हमने उसको भी देखा था। आज हम देखेंगे कि सातवाहन राजवंश की स्थापना कैसे हुई, सातवाहन राजवंश के शासक कौन थे, कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया। एक आंध्र भक्त जिसका नाम है सिमुक या सिंधुक, उसने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन राजवंश की स्थापना की। मुख्यतः यह राजवंश दक्षिण भारत में स्थापित हुआ और सातवाहनों को पुराणों में आंध्र भक्त या आंध्र जातीय कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण इन्हें अनार्य कहता है। इसने भारत में लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। इतने लंबे शासन तक काल तक शासन करने का रिकॉर्ड संभवतः भारत के किसी राजवंश के पास नहीं है, इसलिए यह एक दीर्घजीवी राजवंश है। हम दक्षिण भारत के इतिहास के क्रम में सातवाहनों का एक समग्र अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि इनकी स्थापना कैसे हुई, इनके इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, क्या क्या पुरातात्विक स्रोत हैं। तो हम देखते हैं कि सातवाहन राजवंश की स्थापना किस तरह हुई और कहाँ हुई बेसिकली। तो हम भारत का नक्शा फिर से बनाते हैं। मान लीजिए मोटा मोटा कि ये भारत का नक्शा है। हमने देखा कि ये विंध्य पर्वत की श्रेणियां हैं और मगध में जब शुंग वंश की स्थापना हुई तो इसकी राजधानी विदिशा और धीरे धीरे विदिशा हो गई। हालांकि एक राजधानी मगध में भी बनी रही, पाटलिपुत्र में बनी रही। तो जब इस मगध में कर्ण वंश की स्थापना हुई तो कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या उसके आंध्र भृत्य का मतलब होता है नौकर, सिंधुक या सिमुक ने कर दी थी। और इसी व्यक्ति ने दक्षिण भारत में एक नए राजवंश की स्थापना करी जिसे इतिहास में सातवाहन राजवंश कहा जाता है। सातवाहन राजवंश का पहला शासक था सिमुक या सिंधुक। दूसरा शासक इसका है कृष्ण या कान्ह करके कहा जाता है, इसका नाम एक है। एक और तीसरा शासक है सातकर्णी प्रथम। इस वंश का प्रथम महान शासक है सातकर्णी प्रथम। तो हम देखते हैं कि वस्तुतः सबसे पहले इसके इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है और सबसे पहले इनका जो मूल निवास स्थान कहाँ है। सातवाहनों के ज़्यादातर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो वस्तुतः महाराष्ट्र और उसके आसपास प्राप्त हुए हैं, ज़्यादातर नासिक कारले और इसके अलावा नाना घाट में। ठीक है। सातवाहनों का जो कहते हैं कि रिश्तेदारी का संबंध था, निकटता संबंध था, वो महारठियों से था और महारठी संभवतः कर्नाटक के उत्तरी इलाके में रहते थे, महारठियों से था इस इलाके में। ठीक है। और लेकिन सातवाहनों को पुराणों में आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य कहा गया है। ये संभवतः कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का क्षेत्र को कहते हैं। अगर हम पुराणों पर विश्वास करें तो सातवाहनों का निवास स्थान इधर रहना चाहिए, लेकिन सातवाहन चूँकि ज़्यादातर अभिलेख उनके और ज़्यादातर उनके प्रशासनिक नगर जिसका मुख्य केंद्र प्रतिष्ठान था वहाँ के निवासी थे। तो हम देखते हैं कि सातवाहन मुख्यतः क्या था, महाराष्ट्र के आसपास निवास करने वाली लोग थे। लेकिन फिर भी हमने देखा कि वशिष्ठपुर पुलवामी का जो अभिलेख है वो धान्य कटक के आसपास मिला है, अश्मक और गोदावरी के आसपास मिला है। इसके अलावा उसके कुछ सिक्के कृष्णा नदी के मुहाने पे भी मिले हैं। तो कुछ ऐसा भी माना जाता है कि सातवाहन संभवतः पूरे दक्षिणापथ पर कब्जा किए हुए थे और ये माना जा सकता है कि उनका कोई आदि पूर्वज रहा होगा या उनका जो मूल स्थान रहा होगा वो हो सकता है कि आंध्र प्रदेश या उसके आसपास रहा। लेकिन जब उनका राजनीतिक उत्कर्ष प्रारंभ हुआ और जब वो अपने राजनीतिक उत्कर्ष के चरम पर पहुंच गए तो उन्होंने अपना केंद्र महाराष्ट्र को बना लिया। ठीक है। तो सिमुक और सिंधुक सातकर्णी जो हमें पता चलता है उसका पता चलता है पुराणों में और इसका एक क्या मिला है, इसका नाम भी मिलता है इनके सातवाहनों के अभिलेखों में।
इसमें इसे आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य कहा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में सातवाहनों को क्या कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मणों में सातवाहनों को अनार्य कहा गया है। इन संबोधनों से ऐसा लगता है कि सातवाहन मुख्यतः क्या थे? निम्न कुल से उत्पन्न हुए थे और समझे ये आर्य नहीं थे, और इसलिए जो ब्राह्मण साहित्य हैं उसमें इनके लिए निंदा सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेकिन सातवाहनों का एक जो मुख्य शासक है जिसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सातवाहनों का सबसे महान शासक है। इस नासिक में अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसमें इसे एक अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसने वर्णाश्रम धर्म को स्थापित किया, साथ ही साथ क्षत्रियों के मदों को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके अभिलेखों में इसे सातवाहन कहा गया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी को ब्राह्मण कहा गया है, और ऐसा ब्राह्मण जो कुछ कट्टर प्रवृत्ति का है, जिसने क्षत्रियों के मदों को चूर कर दिया और वैदिक धर्म और वर्णाश्रम धर्म को पुनः स्थापित किया। वस्तुतः गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में जो अभिलेखीय प्रमाण है वस्तुतः वही सत्य ज़्यादा प्रतीत होते हैं। इसलिए सातवाहन राजवंश को हम ये मान सकते हैं कि यह एक ब्राह्मण राजवंश था और सातवाहन इनका कुल था, और जो पुराणों में इनके लिए आंध्र शब्द आया है वो वस्तुतः इनका भौगोलिक सूचक है। तो सातवाहन का जो प्रथम राजा है सिंधुक सातकर्णी, उसका केवल यही उपलब्धि है कि उसने सातवाहन राजवंश की स्थापना की। उसका दूसरा राजा है कृष्ण, यह संभवतः सिमुक या सिंधुक का भाई था, क्योंकि उसके जो तीसरा लड़का है सातकर्णी प्रथम वो छोटा था, और उसके बाद कृष्ण और कर्ण ने शासन किया। इसके बाद सातकर्णी प्रथम सातवाहन राजा गद्दी पर बैठा। सातकर्णी प्रथम के काल में सातवाहनों की उन्नति प्रारंभ हुई, और इसकी जो रानी थी वो थी महारथी कन्या नागनिका, जिसने नाना घाट का अभिलेख लिखाया है, जिससे सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो सातकर्णी प्रथम ने क्या किया कि कई सारे प्रदेशों को जीता, जिसमें अनूप है, नर्मदा नदी की घाटी के आसपास का क्षेत्र है, कुकर है, और कई सारे ऐसे प्रदेश हैं जिनको जीता। सातकर्णी प्रथम का एक छोटा मोटी झड़प जो हुई वो हुई कलिंग नरेश खारवेल से हुई। खारवेल ने अपने शासन के समय में क्या किया, दूसरे वर्ष में क्या किया कि नासिक के आसपास आक्रमण किया। सातकर्णी प्रथम की जो प्रजा थी वो भयभीत हो गई, लेकिन चूंकि अगर वो इसे जीतता तो इसका जो बात था वो अपने अभिलेख में बड़े ही जोर शोर से कहता, लेकिन इस तरह ऐसा लगता है कि सातकर्णी ने इस जो धावा था इसका पर्याप्त मुकाबला किया और इसे विफल कर दिया। ठीक है, सातकर्णी प्रथम ने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया और उसने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाई। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ भी किए, और उसने दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की। दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की, साथ ही साथ अप्रतिहत चक्र की उपाधि भी धारण की। अप्रतिहत चक्र। इस प्रकार हम देखते हैं कि सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का प्रथम महान शासक था। सबसे बड़ी बात है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और 1 वाजपेयी यज्ञ किया। उसने दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की, अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। संभवतः पूरे दक्षिणापथ पर उसका अधिकार था, और उसके समय में जो था सातवाहन साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। ठीक है, उसने संभवतः शकों को भी पराजित किया के बाद। और गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासन के बीच में हमें जो सातवाहन राजाओं के 10 से लेकर के 19 नाम प्राप्त होते हैं पुराणों में। दूसरे स्रोतों में हमें 3 मुख्य शासकों के नाम प्राप्त होते हैं, जिसमें एक नाम है आपीलक, कुंतल और तीसरा है हाल। आपीलक का एक सिक्का तांबे का मिला है मध्य प्रदेश से।
कुंतल संभवतः इसकी जो जानकारी मिलती है वो वात्स्यायन के कामसूत्र में मिलती है। और हाल का जो वर्णन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि हाल इस पूरे जो गुमनाम सातवाहन राजा हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ने खुद एक रचना लिखी है प्राकृत भाषा में, गाथा सप्तशती। सप्तशती इसके काल में बृहत कथा के लेखक गुणाढ्य इसके सभा में रहते थे। और साथ ही साथ इसके समय में संस्कृत के एक ग्रामर की रचना हुई जिसका नाम है कातंत्र। इसकी रचना की सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की। तो आपीलक, कुंतल और हाल, इसमें हाल ज़्यादा प्रसिद्ध हैं क्योंकि हाल की जो साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं बहुत अधिक हैं। हाल के बाद हम देखते हैं कि सातवाहन कुल में एक नए सूर्य का जन्म होता है, एक ऐसे युग का प्रारंभ होता है जिसने सातवाहन साम्राज्य को अपने उत्कर्ष के चरम पर पहुंचा दिया। क्योंकि इस समय सातवाहन साम्राज्य की गद्दी पर एक ऐसे शासक का आविर्भाव होता है जिसका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातकर्णी प्रथम के बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे महान शासक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की सबसे बड़ी जो उपलब्धियां हैं वो हैं क्षहरात वंश के सबसे बड़े शासक, क्षहरात कुल के सबसे बड़े शासक नाहपान को पराजित करना। नाहपान का जो साम्राज्य है वो गुजरात और उसके आसपास का था। ये शक राजा थे और हम जानते हैं कि शक जो है वो चीन के जो चीन है, चीनी तुर्किस्तान है, वहाँ से आए थे। और इन्होंने क्या किया, भारत में इनकी कई शाखाएं आई जिसमें एक है क्षहरात वंश, और क्षहरात वंश का जो शासक है वो नाहपान है। नाहपान ने का गौतमीपुत्र सातकर्णी से युद्ध हुआ और नाहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया। नाहपान के साथ ही उसका दामाद उषावदत्त भी पराजित हुआ। जोगल थम्बी से कई सारे लगभग 13,000 के आसपास सिक्के मिले हैं, जिसमें से कई सारे सिक्कों को इसने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनरांकित करवाया है। इससे भी इसके विजय का प्रमाण हमें मिलता है। इसके अलावा भी इसने क्या किया कि दक्षिणी गुजरात, ठीक है, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, नर्मदा नदी घाटी और इसके अलावा गोदावरी नदी घाटी के आसपास के सभी प्रदेशों को जीता। और उसने क्या किया, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार गौतमीपुत्र सातकर्णी इस जो कुल है इसका सबसे बड़ा शासक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो वर्णन है वो पुलमावी के नासिक लेख में प्राप्त होता है। और नासिक लेख एक प्रशस्ति है जिसमें पुलमावी के विजयों का काफ़ी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के विजयों का काफ़ी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। इस प्रकार गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे बड़ा शासक है। इसने नाहपान को पराजित किया, पराजित करके उसकी हत्या कर दी। इसमें उसका दामाद उषावदत्त भी पराजित हुआ और उसने क्या हुआ, पराजित करने के बाद उससे के सिक्कों को पुनरांकित करवाया। उसके सिक्कों का एक ढेर जो हमें जोगल थम्बी से मिला है। इसने नासिक में 2 अभिलेख लिखवाए, साथ ही कार्ले में भी अभिलेख लिखवाए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उसका लड़का, गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो शासन है संभवतः 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के तक हुए, ठीक है। इसके बाद इसका लड़का वशिष्ठपुत्र पुलवामी का शासन प्रारंभ होता है। वशिष्ठपुत्र पुलवामी भी एक योग्य शासक था, लेकिन इसके समय में शकों का पुनरुत्थान हुआ और शकों की एक नई शाखा जिसको कर्दमक शक कहते हैं, कर्दमक शक कहते हैं, जिसका संस्थापक है चष्टन का पौत्र है जिसका नाम है रुद्रदामन। इन दोनों का उदय हुआ। हम जानते हैं कि रुद्रदामन ने जूनागढ़ की एक प्रशस्ति लिखवाई। क्या किया, रुद्रदामन ने पुलवामी को पराजित किया और ऐसा माना जाता है, इसने अपने अभिलेख में लिखा है कि उसने सातकर्णी को 2 बार पराजित किया। संभवतः जिस सातकर्णी की वो बात कर रहा है वो पुलवामी है, क्योंकि पुलवामी रुद्रदामन का समकालिक था। चष्टन ने भी संभवतः पुलवामी को पराजित किया और इस समय क्या हुआ कि शकों का महाराष्ट्र के आसपास कब्जा हो गया और जो सातवाहन थे उन्हें महाराष्ट्र छोड़ करके दक्षिण की तरफ बढ़ना पड़ा।
और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक तरह से शकों के उदय के साथ ही साथ सातवाहनों के पराभव का दौर भी शुरू हुआ। लेकिन इसकी पूर्ति वशिष्ठपुत्र पुलवामी ने अपने पूर्वी विजयों से कर ली और अमरावती और उसके आसपास के इलाकों को उन्होंने जीत लिया। अमरावती के स्तूप का इसके काल में जीर्णोद्धार कराया गया। वशिष्ठपुत्र पुलवामी के नाम जो है वो अमरावती के पास जो धान्य कटक है उसके पास प्राप्त होता है। साथ ही जो कृष्णा नदी के मुहाने पर भी इसके कई सारे सिक्के प्राप्त होते हैं। वशिष्ठपुत्र पुलवामी ही एक ऐसा शासक है जिसने अपने आप को पथेश्वर कहा है, पथेश्वर कहा है। ठीक है, वशिष्ठपुत्र पुलवामी जो है के बाद हम दो नए शासक आए, शिव सातकर्णी और शिव स्कंद सातकर्णी, जिनके विषय में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त है। उनकी उपलब्धियों के विषय में हमें कोई विशेष जानकारी मिलती भी नहीं है कहीं से भी। फिर उसके बारे में हमें जो तीसरा जो उसका शासक है, सबसे महत्वपूर्ण शासक हमें मिलता है, वो है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी ने क्या किया कि अपने कुल का उद्धार किया। उसने क्या किया, शकों को पराजित किया और उसके बाद गुजरात, नर्मदा और उसके बाद राजस्थान के आसपास के प्रदेशों को पुनः जीत लिया। यज्ञश्री सातकर्णी ने एक नौसेना का संभवतः निर्माण कराया क्योंकि उसके शासनकाल में पतवारों से युक्त जहाज वाले सिक्के हमें मिलते हैं। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी के बाद गौतमी जो सातवाहन राजवंश का धीरे धीरे विनाश शुरू हुआ और इसका जो अंतिम शासक है वो है पुलोमा षष्ठ इसका अंतिम शासक है। अब सवाल उठता है कि सातवाहनों का विनाश कैसे शुरू हुआ, किस प्रकार हुआ। कि सातवाहनों के राज्य में कई सारे छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख नाम है आभीर राजवंश की स्थापना की ईश्वर सेन आभीर ने 248 ईस्वी में, और इसने एक नए सम्मत की स्थापना की जिसका इतिहास में नाम चलता है कलुचिरी चेदी सम्मत। 248 ईस्वी में कलुचिरी चेदी सम्मत। ईश्वर सेन आभीर का जो राज्य था वो नासिक के आसपास था। इसके बाद हम देखते हैं कि अमरावती और नागार्जुनीकोण उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर जो जन्म हुआ वो हुआ इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की थी श्री शांतमूल ने। इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो वीर पुरुष दत्त है। इक्ष्वाक कुलों के समय में क्या हुआ, नागार्जुनीकोण, जैगपेट्टा और अमरावती स्तूपों का काफ़ी विकास हुआ। ठीक है, ये स्तूप दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र बन गए। और इसके बाद क्या हुआ कि हम देखते हैं कुंतल क्षेत्र में जो हमारा चाटु सातकर्णी वंश का उदय हुआ। इन राजवंशों के उदय से सातवाहन कुल का विनाश हो गया और इस प्रकार से दक्षिण भारत के एक बड़े साम्राज्य का अंत हुआ। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वास्तव में सातवाहन राजवंश की स्थापना कैसे हुई, इसके इतिहास के हमारे पास क्या क्या साधन हैं और इसके प्रमुख राजाओं के नाम क्या क्या हैं। तो इसके जो संस्थापक है वो सिमुक और सिंधुक है। वायु पुराण में इसे आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य कहा गया है और साथ ही साथ जो ऐतरेय ब्राह्मण है इसे अनार्य कहता है। लेकिन इन्होंने अपने अभिलेखों में सातवाहन लिखवाया है। सातवाहन संभवतः इनका कुल है। इनका जो शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी है, उसे एक कट्टर ब्राह्मण कहा गया है जिसने क्षत्रियों के मत को चूर कर दिया और वैदिक धर्म और वर्णाश्रम धर्म को स्थापित किया, साथ ही वर्ण संकरता को रोक दिया। इस तरह की बातें की गई हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सातवाहन संभवतः ब्राह्मण धर्म के अनुयायी रहे होंगे और संभवतः ये ब्राह्मण ही रहे थे। ठीक है, तो सातवाहनों का आविर्भाव हुआ। लेकिन सातवाहनों की जो रानियाँ थी संभवतः वो ज़्यादातर क्या थी, बौद्ध थी और उन्होंने बौद्ध मठों को काफ़ी ज़्यादा दान दिया। सातवाहन राजाओं के जो नाम मिलते हैं वो अपनी माता के नाम से शुरू होते हैं। तो कई बार ऐसा सवाल बनाता है आयोग या बोर्ड ऐसा बना लेता है कि सातवाहन साम्राज्य में जो नाम है वो माताओं के नाम से प्रारंभ होता है, राजाओं के नाम। और दूसरा ऑप्शन वो देगा कि सातवाहन साम्राज्य सातवाहन जो
समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। तो मात्र सत्तात्मक समाज नहीं था, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि स्त्रियों का बहुत आदर था। मात्र सत्तात्मक समाज हम तब कह सकते हैं जब इस समाज में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास हो, स्त्रियों के पास हो, महिलाओं के पास हो। तो ऐसा नहीं था, हम देखते हैं कि ज़्यादातर पुरुष ही राजनीतिक सत्ता के केंद्र में थे और संपत्ति वगैरह भी उनके अधिकार में ही होते थे। हालांकि सातवाहन शासन में हमने देखा रानियों ने भी कई सारे अभिलेखों में अपने गाँवों को दान दिया और ख़ास करके बौद्ध भिक्षुओं को इस तरह के दान दिए गए। सातवाहन रानियों ने कई सारे अभिलेख लिखवाए। हम देखते हैं कि सातवाहन जो राजा हैं उनके इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख है, 2 गुहालेख उसने अपनाए। फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी का कार्ले अभिलेख है। फिर गौतमीपुत्र की माता गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख है। फिर यज्ञश्री सातकर्णी के अभिलेख हैं, नासिक अभिलेख हैं। और इसके बाद वशिष्ठपुत्र पुलवामी के नासिक अभिलेख हैं और कार्ले के गुहालेख हैं। फिर सातकर्णी रानी नागनिका का नाना घाट अभिलेख है। तो इस तरह के कई सारे अभिलेख हैं। उसके बाद हम पूरा साहित्यिक स्रोत में हम क्या पाते हैं कि जो पुराण है, वायु पुराण है खास करके, और उसके बाद क्या है ऐतरेय ब्राह्मण में हम इसे आंध्र जातीय के रूप में पाते हैं। महान वंश का जो सबसे महान शासक था पहला, वो सातकर्णी प्रथम है। सातकर्णी प्रथम ने क्या किया, अप्रतथ चक्र और जो है दक्षिणापथ पति की उपाधि धारण की। इसके बाद जो गौतमीपुत्र सातकर्णी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि क्षारात राजा नहापान की हत्या कर दी उसने और नहापान के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। साथ ही साथ उसके सिक्कों को पुनरांकित करवाया। उसके सिक्कों का जो ढेर मिलता है वो जगलथम्मी से मिलता है। इसके बाद जो तीसरा राजा आया वो वशिष्ठपुत्र पुलवामी है, जिसे चष्टन और रुद्ररामन के हाथों पराजय झेलना पड़ा। जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है यज्ञश्री सातकर्णी, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक है और इस वंश का अंतिम शासक है वो है पुलोमा 6।